तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त वहां पहुंचने वाले हैं और वो उन्हें लेकर अंदर जाएंगे। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने की तस्वीर है। भारी मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास रिश्ता जनरल बिपिन रावत से रहा। जब से प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी संभाली उस वक्त से लेकर अभी हाल तक जनरल बिपिन रावत ने कई अहम मोर्चों पर उनका साथ दिया। उनका विश्वास उन पर खरा उतरा। जब जब जो जिम्मेदारी दी गई वो पूरी तरह से शिद्दत से निभाई। प्रधानमंत्री इस वक्त जनरल बिपिन रावत और बाकी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ते हुए जितने भी लोग शहीद हुए हैं सबकी तस्वीरें वहां पर लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री आखिरी बार विदाई देते वक्त सभी को नमन करते हैं। एक एक पार्थिव शरीर जो वहां तिरंगे में लिपटा रखा हुआ है, उनको नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री ने सीधे संवाद शायद न किया, सीधे बातचीत न की, काम न किया, लेकिन प्रधानमंत्री के अंतर्मन में सेना के लिए, सेना के हर जवान के लिए जो सम्मान है वो आज उन्हें भावुक बना रहा होगा। जनरल बिपिन रावत के साथ काम करना, उनके अनुभव, उनकी बातचीत, एक एक चीज आज जहन में उनके गुजर रही हो। लांस नायक विवेक कुमार को नमन करते हुए, देश आज इनको नमन कर रहा है। देश आज इन जवानों को याद कर रहा है और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा, हवलदार सतपाल, राणा प्रताप दास, अरक्कल प्रदीप। ये नाम नहीं है, ये आज की तारीख में वो भावनाएं हैं जो हर देशवासी के अंदर उमड़ रही हैं। इन सबको नमन करने के बाद परिवार से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। जितने भी शहीद हैं उनके परिवार वाले वहां मौजूद हैं। जनरल बिपिन रावत का परिवार मौजूद है, उनकी बेटियां वहां मौजूद हैं, जनरल लिड्डर का परिवार वहां मौजूद है, उनकी पत्नी वहां मौजूद है। बतौर प्रधानमंत्री देश की तरफ से नरेंद्र मोदी सिर्फ आश्वस्त कर सकते हैं कि हम आपके साथ, ये भरोसा दिला सकते हैं कि देश इस गम के पल में उनके साथ खड़ा है। क्योंकि एक एक परिवार में जो दुख है वो कम नहीं किया जा सकता।
सिर्फ कोशिश की जा सकती है कि हम उनके साथ खड़े नजर आए। एक सैनिक का परिवार किस हिम्मत से खड़ा है, उसकी तस्वीर आप देखिए। अंदर तूफान होगा, लेकिन भावनाएं जो हैं वो चेहरे पर ना आ पाएं, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री भी इस वक्त निशब्द नजर आ रहे हैं। ये प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए रुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। किस लिए करेगी? जनरल बिपिन रावत को जब उनका पार्थिव शरीर यहां दिल्ली पहुंचा है, नमन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करते हुए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल रहे हैं। कल जनरल बिपिन रावत और बाकी जितने भी शहीद हैं, सबका अंतिम संस्कार होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में खबर है कि वो भी कल दिल्ली पहुंच रहे हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनरल बिपिन रावत के साथ जिन दो व्यक्तियों ने सबसे ज्यादा हाल के दिनों में वक्त गुजारा होगा, रणनीति साझा की होगी, चर्चाएं की होंगी, उनमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनीति में आप बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन बावजूद उसके एक नेता भी एक इंसान है। जब आप किसी ऐसे को खोते हैं जिसके साथ लगातार काम कर रहे हो, तो अंदर बहुत कुछ चल रहा होता। आज प्रधानमंत्री जिस खामोशी के साथ आए और ऐसा लगा जैसे कुछ कह नहीं पाए, परिवार के सामने भी सिर्फ नमन करके वो चले गए, ढाढ़स बंधाकर चले गए। उनके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ वो ये भावनाएं व्यक्त कर सकते थे कि देश आपके साथ खड़ा है। खास तौर पर अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके लिए जनरल बिपिन रावत, उनकी तमाम जो कोशिशें थी देश को मजबूत करने को लेकर, देश में ऐसी ताकतें जो देश को कमजोर कर सकती हैं उनको रोकने को लेकर, सीमाओं को मजबूत करने को लेकर, सैन्य शक्तियों को करीब लाने को लेकर, उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ाने को लेकर, आतंकवाद से निपटने को लेकर, हर एक रणनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते थे जनरल बिपिन रावत। देश ने एक वीर सिपाही तो खोया ही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद खास सलाहकार खो दिया, एक बेहद खास रणनीतिकार खो दिया, वो मजबूत कंधा खो दिया जिस पर वो देश को लेकर कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकते थे, रख सकते थे और ये भरोसा कर सकते थे कि वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे।
हमारे साथ इस वक्त अभिजीत अय्यर मित्रा हमारे साथ हैं, डिफेंस जर्नलिस्ट, और जीडी बख्शी साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वेद चतुर्वेदी जी, बहुत भावुक लम्हा है, और ये जब तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? क्या क्या भावनाओं का सैलाब है? क्या यादों की इस वक्त जो उमड़ रही हैं चीजें, अगर आप बयां कर सकें। एक निशब्द हैं एक्चुअली, हम सब लोग क्या कह सकते हैं बताइए आपको। एक ऐसा एक गमगीन माहौल है, और हमने अपने जो 11 ब्रेव सोल्जर्स खोए हैं, और मधुलिका जी को भी खोया है। मैं इनके परिवार को, मैं रावत साहब से भी ज़्यादा उनके परिवार को जानता था, क्योंकि मैंने रीवा में अध्ययन किया है, और रीवा के पास एक जगह है शहडोल, तो वहाँ जनरल साहब का जो इन लॉज हैं वो इन लोगों को मैं जानता हूँ। तो वो उनके जो मधुलिका जी के भाई हैं यशवर्धन जी, कल भी मैंने तो उनके परिवार को इस तरह मैं जानता था, और मैंने इनके कई छोटे छोटे लम्हे देखे हैं। मैंने वो एक रूप देखा है, देखिए बहुत कम लोगों को, कि एक बार इनके जो मधुलिका जी के भाई आए मेरे पास, तो मैंने उनको बोला कि आपका गाड़ी कहाँ है? कहते मैं तो मेट्रो से आया हूँ। तो मैंने कहा भाई, तो आप तो आर्मी चीफ के साले साहब हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो इसमें कतई विश्वास नहीं करते, और वो कहते हैं कि नहीं, ये जो सुख सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट ने दी हैं वो हम लोगों के लिए ज़रूर हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं कि उसका मिसयूज़ करें। ये मैंने खुद देखा है अपने आँख से, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर मैं उनको अपनी कार से वहाँ तक मेट्रो स्टेशन तक छोड़ के आया। तो ये उनके एक ऐसा स्वरूप है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं ये चीज़, कि बहुत ही अति ईमानदार थे, इसीलिए वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी भी थे। यदि कोई जनरल रावत को कोई ऐसा आइडिया आ जाता, उससे उनके खुद के परिवार वाले भी नाराज हो जाएं या उनके दोस्त भी नाराज हो जाएं, बट वो देश के लिए अच्छी चीज़ है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में उनको जरा भी संकोच नहीं होता था। इसीलिए लोग कहते थे कि भाई ये बिल्कुल भी उनको, उनकी जो बना, ही कुड कॉल ए स्पेड एनी टाइम। उनसे लोग इसलिए वो बहुत सहज रहते थे, आपके साथ हैं, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि वो चीफ हैं। मैं तो उन मोमेंट्स को याद करता हूँ कि वो कितने सिंप्लीफाइड वे में आपसे मिलते थे, बट उनको लग गया जैसे मैं, चूँकि मैं एक टाइम में DGMS आर्मी रहा हूँ मेडिकल का, तो जब भी कोई मेडिकल की ऐसी व्यवस्था होती थी तो वो कहते थे कि नहीं देखो तुम्हारे यहाँ ये गलत है, इस चीज़ को सुधारना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी ऐसा ओकेज़न नहीं छोड़ते थे, उनको लगता था कि आज मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है, तो उठा के टेलीफोन पे बताते थे कि देखो ऐसी ऐसी छोटी सी चीज़ होगी, कि जैसे अभी किसी ने बोला था कि आईए में, कि देखिए मैं भी कितने दिन 40 साल आर्मी में रहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि कभी कैडेट की किसी की डेथ हो जाए। समझ लीजिए आर्मी की ट्रेनिंग है जिसमें आदमी 60 फीट ऊपर से कूदता है, घोड़े पे चढ़ता है। एक बच्चा है जो 16-17 साल का था, अब NDA में आ गया, और ट्रेनिंग के दौरान उसकी मौत हो जाए या ट्रेनिंग के दौरान वो डिसेबल्ड हो जाए तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। ये किसी ने कभी नहीं सोचा। ये जनरल रावत जब आए उन्होंने वो केस टेकअप किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं हम सबके साथ में, जो हमारे और भी पैनलिस्ट हैं वो सब जानते हैं कि वो इस तरह से और बड़ा सहज भाव से ये बताते थे, और दिल में कभी किसी के लिए उनका बुरा कभी उनके पास नहीं रहा, बट जो सच्चाई होगी वो जरूर कहेंगे, और 2 मिनट के बाद बिल्कुल सहज हो जाएंगे। उनको लगेगा कि ये चीज़ तुम में गलत है, तो वो हमेशा बताएंगे कि ये तुम में गलत है, और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। हम सब लोग इस एक्चुअली पूछा जाए तो हम सब लोग निशब्द इसलिए हैं कि देखिए इतना एक
अनथिंकेबल, सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और सर देखिए, जो आप चीजें बता रहे हैं, जिसे कहते हैं वो छोटी छोटी चीजें अगर आप जोड़ेंगे तो पता चलता है कि कोई जनरल बिपिन रावत क्यों हो जाता है, क्यों उनको इतना सम्मान मिलता है, क्यों वो दूसरों के लिए इतना सोचते हैं, इसलिए वो भावनाएं जो हैं वो लौट कर आती हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि कैडेट्स के बारे में सोचना कि कोई ट्रेनिंग के दौरान घायल हो जाए तो उसको तो कुछ नहीं मिलता, ये कौन सोचता है? और उस पद पर जाने के बाद तो शायद ही कोई पलट कर देखता है, सोचता है। एक सेंसिटिविटी है, बिल्कुल, जिसे कहते हैं सेंसिटिविटी भी थी उनके पास, एक दृढ़ निश्चय भी था, एक ईमानदारी भी थी, और बिल्कुल जो उनको लगता था कुछ चीज बोलना है, जो कितनी खराब उनको लगे दूसरे को, ये तो सच्चाई है तो कह के रहेंगे। अभिजीत अय्यर मित्रा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, उनके लिए भी बहुत भावुक पल होगा, क्योंकि सबसे करीबी तौर पर अगर उनकी जो सोच थी देश को मजबूत करने को लेकर, अगर उसे कोई लेकर आगे बढ़ रहा था तो वो जनरल बिपिन रावत थे। खुद प्रधानमंत्री के लिए ये कितना बड़ा लॉस है? बिल्कुल, आप अगर देखेंगे जो भी प्रधानमंत्री के जो बहुत बड़े सिग्नेचर डिसीजंस थे सिक्योरिटी विषय पर, उन सब पे जनरल रावत का एक प्रभाव रहा था। जब वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो शायद अर्ली सितंबर में बड़े वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो उन्हीं के नीचे प्लान हुआ था। उन्होंने सुपरविजन सब किया होगा ऑपरेशनल मैटर्स का। फिर जब वो आर्मी चीफ बनने से जब आर्मी चीफ बने, तभी बालाकोट का स्ट्राइक उस समय एयर मार्शल धनोआ जी ने प्लान किया था, पर उन्होंने उसका भी समर्थन किया था और उनका इनपुट जरूर रहा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बात किया जा रहा था कि हम कैसे इस मामले से आगे बढ़े। और आप देख लीजिए, एक कस्टम होता है कि उन्होंने अगर हमको मारा है, हम वही डिवीजन या वही डिटैचमेंट उसका बदला लेगा। पर आप देख लीजिए, जनरल रावत ने देखा कि एयरफोर्स का प्लान एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लान था, उन्होंने बोला ठीक है, ये जो सिचुएशन है हम एयरफोर्स को सौंपते हैं, हमारा बदला एयरफोर्स लेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। तीसरा चीज जो था, ये जो उन्होंने ट्रस्ट बना के रखा था मोदी जी के साथ, उसी वजह से उनको सीडीएस बनाया गया। और वो सीडीएस के रोल में भी उनका काम क्या था कि तीनों फोर्सेस का जॉइंटनेस बढ़ाए रखना। ये तो बहुत बड़ी काम है, इसके लिए बहुत ज्यादा जो ट्रस्ट होना पड़ता है फौज और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच, ये बहुत ही निकटतम ट्रस्ट होना चाहिए। आप देख लीजिए, एक जमाने में तकरीबन 7-8 साल पहले न्यूज़पेपर में हेडलाइन निकला था, शायद आर्मी कू प्लान कर रहा है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे इतिहास में कितना ये हुआ है कि पॉलिटिकल लीडरशिप मिलिट्री लीडरशिप पे भरोसा नहीं करता है। और आप देख लीजिए, हम इन पिछले 7 साल में कितने दूर आए हैं। और इसमें जनरल रावत, बहुत सारे भी लोग थे, पर इसमें जनरल रावत बहुत ही प्रभावशाली थे कि जो जिसे कहते हैं पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का जो संबंध बनाए रखना, उसमें इनका बहुत ही प्रभावशाली थे। और आप ये भी देख लीजिए, मैं एक पर्सनल तौर पे बोलना चाहता हूं, अगर आप वो विजुअल्स देखेंगे जो आप देख रहे हैं, ये फैमिलीज देखिए कितने ब्रेव हैं, कोई भी रो नहीं रहा है। इन पे क्या गुजर रहा होगा आपको तो पता, आई मीन नन ऑफ अस कैन थिंक व्हाट इज गोइंग थ्रू दीज फैमिलीज। और ये सब खड़े हैं, इनके आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए, एक सोल्जर का फैमिली भी सोल्जर होता है। दे माइट नॉट हैव साइंड अप फॉर द जॉब, बट लुक हाउ प्राउडली दे आर स्टैंडिंग। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि नॉर्मली आप अपने इक्वल को ही एयरपोर्ट में रिसीव करने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ के हमारे वीरों का, उनके मॉर्टल रिमेन्स का रिसेप्शन किया है। ये बहुत बड़ी बात है।
और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब इमोशन होता है देश का, जो इमोशन, जो दुख का इमोशन हम सब में है, वो प्रोटोकॉल से बहुत ज्यादा महत्व रखता है। नहीं, और देखिए प्रधानमंत्री का वहां जाना अपने आप में मैसेज है कि प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता। जिसने देश के लिए इतना किया उसके सामने, या जो हमेशा अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहे, आज उनके आखिरी वक्त में कौन प्रोटोकॉल देखता है। हम परिवार के साथ खड़े हैं, ये दिखना बहुत जरूरी है। और ये देश, इस देश का हर एक सैनिक ये देखे और समझे कि आप देश के लिए खड़े हैं, आप देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो देश भी उस कुर्बानी का सम्मान कर रहा है। आपका परिवार अकेला नहीं है, उसके साथ देश खड़ा है। ये मैसेज भी आज इन तस्वीरों से जाता हुआ नजर आता है। एडमिरल बीचा, आपका कोई अनुभव जनरल रावत के साथ, और ये तस्वीरें आपको कहां ले जा रही हैं इस वक्त? देखिए, जैसे बाकी सब पैनलिस्ट ने कहा, जनरल रावत देश के लिए थे और वहीं पर यादें जाती हैं। और हम लोग जब यंगस्टर्स हैं, जब हम फौज में भर्ती होने की सोचते हैं, तो हमारा हमेशा कोई एक होता है हीरो, जिसको हम सोचते हैं कि ऐसा हम अपने माइंड में रख लेते हैं कि हम इसलिए फौज ज्वाइन करना चाहते हैं। और मैं आज बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जनरल रावत वो हमारे हीरो, और उनको देख के लगता था कि फौज हमने अगर ज्वाइन की है तो बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और जो वो हमारे सामने रख गए हैं वो, और देख के गर्व के साथ ही सब सीना हमारा फैल जाता है। तो जनरल रावत साहब सबको साथ लेकर पूरे देश के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये ख्याल आज मेरे और मेरे ख्याल से हर देश के नागरिक में आज बैठता है। वेद सर, एक बात जो अभिजीत भी जिक्र कर रहे थे और बहुत स्पष्ट तौर पर सामने दिख भी रहा है कि एक सैनिक का परिवार भी शायद सैनिक की तरह ही मजबूत हो जाता है। उनकी बेटी खड़ी है, उनकी पत्नी खड़ी हैं, ब्रिगेडियर लीडर की, जनरल रावत के परिवार की सदस्य खड़े हैं, उनकी बेटियां खड़ी हैं। अंदर तो तूफान होगा, लेकिन बाहर कुछ दिखने नहीं दे रही है। इतनी हिम्मत कैसे इन परिवारों में आती है? देखिए, एक परिवार है, एक डेवलपमेंट है आर्मी में, एक जिसे कहते हैं ना कि मेंटल स्टिफनेस का। जैसे जैसे परिस्थितियां देखते हैं हम लोग, हम कैंटोनमेंट में रहते हैं, हमने ये बलिदान बहुत देखे हैं। मैं एक बार मैं आपको एक जिक्र करूंगा कि मैं कलकत्ता में पोस्टेड था, तो मुझे थोड़े दिनों के लिए नागालैंड भेजा गया। तो वहाँ मैंने देखा, तो उस समय मैं बड़ा सेंसिटिव था, बट जैसे जैसे मैंने देखा कि बहुत से कॉफिन रोज उस समय नागालैंड, और उसमें हम उस समय युद्ध चल रहा था लास्ट उसमें, तो आदमी थोड़ा जैसे जैसे परिस्थितियां देखता है वैसे वैसे आदमी ज़्यादा एक उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है। ऊपर से लगता है कि सब शांत है, अंदर बहुत ज़्यादा एक दुख है, आदमी निशब्द है और ये सोच रहा है कि, और हाँ, एक ये जो सेरेमनी है, ये सेरेमनी किसी ने पूछा था कि क्यों की जाती है, ताकि हमारे देश के सर मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं। ये तस्वीरें लोग देखें जो आ रही हैं, ब्रिगेडियर लीडर का परिवार जो है, उनकी पत्नी और उनकी बेटी इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। और ये वो लम्हा है जब आप खुद को रोक नहीं सकते। आंसुओं का सैलाब जो है वो आप देखें, बेटी भावुक है, रो रही है। पत्नी ब्रिगेडियर लीडर की जैसे उनसे बात कर रही हो और कुछ कह रही हो। वो रो रही हैं तो बेटी उन्हें संभालने की कोशिश कर रही है। हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं, अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा होगा।
क्योंकि जिस सुबह ब्रिगेडियर लीडर उस MI-17 में बैठे होंगे उसकी थोड़ी देर पहले हो सकता है बेटी से बात हुई होगी, पत्नी से बात हुई होगी, और 15 मिनट में दुनिया बदल जाती है। और ये जनरल रावत के परिवार की तस्वीरें, उनकी बेटी को आप देख रहे हैं। ब्रिगेडियर लीडर के बाद जनरल रावत का परिवार उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ। इससे पहले भी जनरल रावत का हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हुआ था एक बार, और उस बार वो बचकर निकल गए थे। और उन्होंने तब किसी से अनुभव शेयर किया था और कहा था कि मैं पहाड़ी हूं, ऐसे छोटे मोटे हादसों में मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नियति में क्या लिखा हो ये किसी को पता नहीं होता। जिन हादसों के बाद अच्छे अच्छे हिल जाते हों, ये जनरल रावत का हौसला ही था कि वो ये कहें कि मेरा इन हादसों में कुछ नहीं हो सकता। माफी चाहूंगा वेद सर, आपको मैंने रोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, नहीं, एक्चुअली ये परिस्थितियों से फौजीज बहुत निकटतम उससे गुजरते हैं। हमने अपने दोस्तों को देखा है, अपने परिवार में देखा है, हमने दूर दराज में एक फैमिली है, एक आर्मी एक बहुत बड़ी फैमिली है। ये इंसिडेंट्स हमने बहुत नज़दीक से देखे हैं और उससे हमारा जो दिल है और मजबूत होता है। तभी आपने देखा होगा, तभी के आर्मी में कभी भी ऐसा इंसिडेंस होगा तब भी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आर्मी में जाती है। क्यों? कि एक नेशनल प्राइड है, एक देश के लिए एक मर मिटना एक सम्मान है। तो सम्मान के उसमें एक लगता है कि हमें दुख तो होता है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है यदि किसी के हमारे नज़दीक में कोई किसी की इस तरह से बलिदान होता है। बट एक आदमी निशब्द हो जाता है ऐसे टाइम में, सब लोग चुपचाप हैं। उसके आगे मैं आपको क्या कह सकता हूँ, मैं भी खुद ही निशब्द हूँ। मैं इतनी देर से इस प्रोग्राम में हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो दुख है मेरे चेहरे पे है, आप नहीं देख पा रहे हो तो मुझे नहीं मालूम, बड़ी मुझे लगता है कि एक अकल्पनीय चीज हुई है मेरे लिए, तो अनथिंकेबल चीज हुई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का क्या हो सकता है। एक ऐसा हमने सैनिक, एक जनरल खो दिया है जो अपने को जनरल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनका अटैचमेंट था आर्मी से, और बाकी सब लोग उनके बहुत, हर आदमी अपने को उनसे नज़दीक समझता था क्योंकि वो इतना सहज भाव से सबसे मिला करते थे और सबको ये मालूम था कि वो एक बहुत दृढ़ निश्चय। उनका एक वीडियो भी जो वायरल हो रहा है सर अभी इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे पुराने वीडियोस आ रहे हैं जिसमें वो अपने बैचमेट्स के साथ जो है उन्होंने बैचमेट्स ने कंधे पर उठा रखा है और संगीत बज रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, वो छोटी छोटी बातें, तस्वीरें आपको बताती हैं कि जनरल रावत का अपने साथ के लोगों के साथ कैसा बर्ताव था, कि जो अपने से नीचे लोग थे, अधिकारी थे, हाँ, उनसे कैसा बर्ताव था। जी हाँ, जी हाँ। अभिजीत अय्यर मित्रा, ये जो लगातार हम जनरल रावत के योगदान की बात करते हैं, एक बड़ा मिशन जिसको लेकर वो चल रहे थे, तीनों सेनाओं को बांधने का और साथ लाने का, वो अभी कहां तक पहुंचा था और अगर वो अधूरा है तो अब आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, जब कोई भी चेंज लाता है, चेंज के खिलाफ तो हमेशा रेजिस्टेंस होता है, नहीं तो फिर चेंज करना तो बहुत आसान होता। तो काफी सारा रेजिस्टेंस था और वो उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे थे। और आप देख लीजिए, जब ये सीडीएस बने रावत साहब, तो उनका एक बहुत बड़ा ग्रेविटास था जो वो रोल में लाए। अब जो अगले सीडीएस बनेंगे उनको बहुत ही, जो इंग्लिश में कहते हैं ही हैज बिग शूज टू फिल, ये हिंदी में कैसे कहते हैं मेरे को पता नहीं है, बट वेरी बिग शूज टू फिल।
और उनको रावत साहब जो मलहम लगा के क्योंकि जब बैंडेज निकालना पड़ता है तो थोड़ा खींच के दर्द होता है, तो जो रावत साहब खींच के दर्द कर रहे, बैंडेज निकाल रहे थे, वो अगले सीडीएस को भी करना पड़ेगा, पर करना तो पड़ेगा ही। अब क्या देखना है कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक जो जॉइंटनेस हुआ है, ये जो मूवमेंट था वो अभी शुरू हुआ है। वो सीडीएस अभी 2 साल से थे, 2 साल में ज्यादा चेंज अभी हो नहीं सकता है, पर काफी सारी चीजें, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स थे, जो रूल्स ऑफ बिजनेस थे, ये सब पहले लगाना पड़ता है कि जो नए कमांड कैसे एलोकेट होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे एलोकेट होंगे, किसका क्या होगा, ये सब अभी एक डेवलपमेंटल स्टेज पे था। और जब वो प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसके आधार पे एक्चुअल ये होता है, वो प्लेटफॉर्म अभी बन रहा था, वो चबूतरा बन रहा था जी। और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन करना है वो चबूतरा अभी पूरा बना नहीं है, क्योंकि वो चबूतरा बनाने में आपको पता होगा जब घर कंस्ट्रक्ट करना होता है उसमें पता नहीं कौन कौन लोग आके बस जाते हैं, उनको सब निकालना पड़ता है, जमीन खाली करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर चबूतरा बनाना पड़ता है। तो ये चबूतरा बना रहे थे और जो नए सीडीएस इनके देहांत के वजह से वो काम अब अनफिनिश्ड रह गया है। जो नए सीडीएस आएंगे उनको वो चबूतरा बनाना खत्म करना पड़ेगा और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा। जी, संदीप बीचा जी, आपके हिसाब से जनरल रावत जो जिम्मेदारी निभा रहे थे, क्या उनकी जगह ले पाना किसी के लिए संभव है, और कितनी बड़ी चुनौती होगी जो काम वो अधूरा छोड़कर गए हैं उसे पूरा करना? देखिए, फौज में हर आदमी अपना काम करता है और वो काम हो जाएगा, लेकिन जनरल रावत की कंट्रीब्यूशन हमेशा अमर रहेगी और जो उन्होंने बनाया है, जो ढांचा बनाया है, उसको आगे ले जाने में फौज उनके विजन को लेके हमेशा आगे जाएगी। तो मैं तो यही कहता हूं कि आज का दिन हम उनके स्मरण, उनकी याद में है और जो कंट्रीब्यूशन उनकी है, इस सब कुछ तीनों सेनाओं को साथ लेके जाने के लिए वो विजन हम मिलकर हमारी सेनाएं पक्का पूरा करें। बीचे सर, आपको कहीं जाना है इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े। अभिजीत और वेद चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुकेश कौशिक भी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, डिफेंस कवर करते हैं। मैं कुछ पर्सनल कारणों से कहीं जाना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। और मुकेश कौशिक जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी 4 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी जनरल बिपिन रावत से। मुकेश जी, आपके कई मुलाकातों में से एक मुलाकात वो थी। इस वक्त इन तस्वीरों को, इस लम्हे में जब आप देख रहे हैं, क्या कुछ याद आता है? और 4 दिन पहले जो आपकी आखिरी मुलाकात थी उनसे, उसको अगर आप साझा कर सकें हमारे साथ। सुशांत, मैं रियली शॉक्ड हूं कि जो व्यक्ति हंसता खेलता एकदम जॉली मूड में मेरे साथ बात कर रहे थे वो हमारे बीच में नहीं रहा। 8 दिसंबर को मुझे पता चलता है कि एक हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ है और उसमें वो नहीं रहे। और वो सिर्फ वो ही नहीं रहे, उनके साथ में जो उनके निजी सहायक थे जिन्होंने उनका परिचय कराया, बोले कि ये मेरा इंटरव्यू विभाग देखते हैं, यही फिक्स करते हैं। और मैं उनसे फोन पे बात करता रहा था, ब्रिगेडियर लीडर से। और मैंने जब उनको अपना कार्ड थमाया कि सर, जब सर ने कहा है कि मैं मिलना चाहता हूं और आप उनसे फिक्स कर दीजिए, कि बोले मुकेश जी आप कैसी बात करते हैं, मैं उससे लगातार फोन पे बात करता रहा। और वो हंसता खेलता और मुस्कुराता हुआ, जिससे मेरी पहली मुलाकात हुई ब्रिगेडियर लीडर से, इतना स्मार्ट व्यक्ति फौज का था वो मेरी आखिरी मुलाकात होगी। मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ इस बात से। जनरल रावत के बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि जब भी मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि मैं किसी अपने जर्नलिस्ट दोस्त से बातचीत कर रहा हूँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि सर, सरहद के क्या हाल हैं?
तो बिल्कुल बिंदास अंदाज में वो तो कभी हम जर्नलिस्टों के लिए एक प्रॉब्लम थी ये कि कब वो ऑफ रिकॉर्ड है, कब ऑन रिकॉर्ड है, किस बात को वो आधिकारिक रूप से कहना चाहते हैं, किसको नहीं कहना चाहते हैं। तो मेरे लिए नहीं बल्कि हर डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए एक प्रॉब्लम बन गई थी ये कि इसको रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, इसको करना है कि नहीं करना है। फिर हम लोगों ने खुद से अपने पैमाने तय कर लिए थे कि ओके, ये वाली बात रिपोर्ट करनी है जिससे इस शख्स को हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहते। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। तो और मैंने उनसे पूछा था कि सर चाइना के साथ तनातनी चल रही है और क्या लगता है आपको, क्या हल होगा इसका? तो बिना लाग लपेट के उन्होंने कहा तो जंग क्यों नहीं करा देते हो? मैंने कहा सर जंग हम मीडिया वाले जंग थोड़ी कराते हैं। तो बोले जंग तो मीडिया वाले ही कराते हैं, हम तो जरिया बन जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ओके, आप बहुत ऊपर के लेवल पर इस स्ट्रैटेजिक बात को ले जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको कोई हल लगता है, कोई डिसएंगेजमेंट होगा या नहीं होगा? तो उन्होंने कहा, बाकी सर जर्नलिस्ट को यूं उन्होंने उंगली घुमाई थी उस समय कि अब मैं जो बोलने वाला हूं वो रिपोर्ट करने लायक नहीं है, और वो रिपोर्ट करने वाला नहीं था। उन्होंने फिर बहुत कुछ समझाया कि LAC पर हालत क्या है, चाइना की क्या तैयारी है, हमारी क्या तैयारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब आपके समझने के लिए है। तो वो समझने के लिए था, मैं को बताने के लिए यहाँ पर वो कुछ नहीं है। मुकेश जी, ये और मैं पूछूंगा भी नहीं कि उन्होंने फिर उसके बाद क्या कहा, लेकिन जो वो एक बड़ा मिशन लेकर चल रहे थे तीनों सेनाओं को साथ लाने का, उसको लेकर कभी उन्होंने आपसे साझा किया कि वो कितने पैशनेट हैं या किस तरीके से उस चुनौती को ले रहे हैं? क्योंकि तीनों सेनाओं को साथ लाना एक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत मुश्किल काम था। तो ऐसी कोई बात, कुछ चुनौतियों को लेकर, उस चुनौती या किसी और चुनौती को लेकर उन्होंने साझा किया, और चुनौतियों को वो कैसे लेते थे? हाँ, इस पर उन्होंने अपनी बात और अपना दिल साझा किया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये तीनों सेना की ज्वाइंट टेस्ट को कायम करना सिर्फ ये जनरल बिपिन रावत के कंधे पर नहीं था, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कंधे पर था, जिसकी जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहे थे, और सरकार ने उनको इस काम के लिए चुना था, और एक उस व्यक्ति के रूप में चुना था कि जो इस रोड मैप को अच्छे से तैयार कर सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद इस देश में कम से कम 2 दशक की विचार मंत्रणा के बाद तैयार हुआ, और उसके लिए मतलब हम लोग अपनी रक्षा बिरादरी में बहुत मजाक में कहते हैं कि बिपिन रावत जी के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बना था, या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए बिपिन रावत जी को चुना गया था। ये अभी तक की गुत्थी है, और नए चीफ ऑफ डिफेंस जब सामने आएंगे तो हम सभी लोगों के लिए ये एक पैमाना होगा कि ये बिपिन रावत के कितने बराबर हैं और उस मुकाम पर कितना जा सकते हैं। लेकिन ज्वाइंटनेस का जो रोड मैप तैयार करने का 3 साल का उनको एक जिम्मा दिया गया था, उस पर वो लगातार लगे हुए थे। मुझे पता है कि स्पेस कमांड, साइबर कमांड, और जो तीनों सेनाओं की मरीन कमांड, उसके बाद एयर डिफेंस कमांड पर उन्होंने जो काम किया, वो दूसरे जो CDS होंगे उनके लिए बहुत बड़ी बुनियाद तैयार करके वो गए हैं। इसके अलावा जो ज्वाइंटनेस के लिए जो तीनों सेनाओं के बीच में हम लोगों के हम ये बहुत बारीकी में हम लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन तीनों सेनाओं की कुछ ज़रूरतें हैं उनका, जैसे कि कम्युनिकेशन की ज़रूरतें हैं, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरतें हैं। ये इस तरह की ज़रूरतें हैं जो तीनों सेनाओं को कॉमन होती हैं। और अभी तक का होता है ये रहता कि हम हर सेना, चाहे वो वायुसेना हो, नौसेना हो या थल सेना हो, अपने अपने साइलोज में इन सारी ड्यूटियों को परफॉर्म करती रही है। एक डुप्लीकेसी, ट्रिप्लीकेसी का माहौल रहा है। तो CDS के नाते जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स सरकार ने कायम किया, उसमें इन सारी डुप्लीकेसीज को दूर करने का काम चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में जनरल रावत कर रहे थे, और ये उनका ब्रेन चाइल्ड था कि
सेना की टेल कम होनी चाहिए, टीथ मजबूत होने चाहिए। अभिजीत, जो बातें मुकेश जी बता रहे हैं वो जनरल बिपिन रावत को समझने के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब जनरल बिपिन रावत का जिक्र होता है तो उनका जो एक बड़ा फेमस कोट है कि हम 2.5 मोर्चे पर लड़ने को तैयार हैं। भारत जनरल बिपिन रावत को किस मोर्चे पर सबसे ज्यादा मिस करने वाला है? चीन, पाकिस्तान या इंटरनल सिक्योरिटी? आई थिंक जब वो 2.5 मोर्चे की बात कर रहे हैं, वो जो 0.5% जिसकी बात कर रहे थे, उसी में हमको सबसे ज्यादा ये होने वाला है, क्योंकि वो टिप्पणी करना बहुत करेजियस था, पॉलिटिकली करेजियस था, क्योंकि कोई भी वो कबूल नहीं करना चाहता है कि हमारे साइड में बस दो दुश्मन नहीं है, 1.5 दुश्मन है, जो कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर सकता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो वो 0.5 है, वो हमारा आंतरिक दुश्मन है, और उसको टैकल करने के लिए हमारे को एक लीडर की जरूरत है जो ये समझते हैं और उसके बारे में खुलेआम बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से उसी में सबसे ज्यादा हमको जनरल रावत मिस करेंगे हम। और अभिजीत, जब से ये हादसा हुआ है, अभी चूंकि इसकी जांच होनी है और जांच में चीजें सामने आ ही जाएंगी, ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, लेकिन बहुत चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या हुआ। आपकी समझ में आ पाया या आपका ध्यान किस तरफ जाता है जब कल से लेकर आज तक हर एक तस्वीर, हर एक खबर को देखने के बाद आप ये सोचने बैठते हैं कि क्या हुआ होगा? देखिए, जितने तस्वीर मैंने देखे हैं वो तो सब एक्सीडेंट पर ही जा रहे हैं। मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो लोग ये कंस्पिरेसी थियरी इन सब की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल चीज है कि जब हम इंक्वायरी के पहले हम गेस कर सकते हैं, पर ये फैंटास्टिकल चीजें लाना ये ठीक बात नहीं है। तो मैं भी समझता हूं कि मेरे हिसाब से तो एक्सीडेंट ही लग रहा है जो वीडियोस मैंने देखे हैं, पर ये बेहतर होगा कि अगर हम एक जो इंक्वायरी ऑर्डर हुई है उसके लिए हम इंतजार करके फिर ही ये निर्णय लें। मुकेश जी, आपके हिसाब से? दरअसल मुझे लगता है सुशांत, हम लोग कभी एयर एक्सीडेंट को कभी हजम ही नहीं कर पाए इस देश में, और कोई भी इसी देश में ये पूरे इंटरनेशनल फिनोमिना है कि हम लोग हादसे को षड्यंत्र के रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। मुझे आज तक याद है, और उसके डाउट मुझे आज तक दूर नहीं हुए हैं, कि संजय गांधी की हत्या को एक षड्यंत्र माना गया था। माधवराव सिंधिया की जो विमान हादसे में मौत हुई थी उसको एक षड्यंत्र माना गया था। जियाउल हक की जो मौत हुई थी विमान हादसे में, उसको आज तक लोग गुत्थी नहीं सुलझा पाए। जनरल रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये गुत्थी भी लोग जांच रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं मानने वाले हैं। लेकिन मैं उसको फेस वैल्यू पे लेना चाहता हूं। अगर वायुसेना की फैसिलिटी सुलूर से एक विमान उड़ता है और वो वेलिंगटन पहुंचने वाला है, तो 2 सिक्योरिटी की फैसिलिटीज हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि सबोटाज की कोई गुंजाइश हो सकती है। और अगर इन दोनों प्रतिष्ठानों में सबोटाज की गुंजाइश हो सकती है तो फिर इस देश का भगवान मालिक है, और मुझे पता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। मुझे भी ये लगता है कि कम से कम हमें जांच का इंतजार तो करना ही चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं हैं और 130-135 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो आप सबको सोचने से तो रोक नहीं सकते। और सोशल मीडिया का दौर से ज्यादा अभिव्यक्ति का अधिकार है। हाँ, और सोशल मीडिया का दौर है सर, तो चीजें कहीं से कहीं चली जाती हैं। और ठीक है, चूंकि वो एक ऐसे पद पर थे कि और जो बोलते थे खुलकर बोलते थे, इसलिए लोगों को लगता है कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, अचानक से कैसे हो गया। और MI-17 है भाई, इतना सेफ है, जो पायलट हैं उनकी जानकारी आ रही है कि बहुत अनुभवी पायलट थे, तो लोगों के मन में सवाल आना भी बहुत बहुत लाजमी सा लगता है, तो उसको नकार नहीं सकते। जी, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, बोलिए।
MI-17V5 के बारे में हम लोगों ने एक बिल्कुल फरमान सा सुना दिया है कि एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं होती हैं किसी भी तरह की तकनीकी हंगामी किया, जिसको एयरफोर्स की भाषा में कैटास्ट्रॉफिक फेल्योर की बात कर। लेकिन उत्तराखंड में यही विमान गिरा था, यही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और उसकी रिपोर्ट क्या कहती है आप उसको अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो रिपोर्ट का कोई कंक्लूजिंग रिमार्क्स आए हैं। लेकिन इसको पूरी तरह से क्लीन चिट दे देना, एक तरह से उन कंपनियों को क्लीन चिट दे देना है जो इस तरह की कैटास्ट्रॉफिक फेल्योर के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत अय्यर मित्रा और मुकेश कौशिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए और बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आज जब हम इन तस्वीरों के साथ चर्चा कर रहे हैं तो क्या हुआ होगा इसको लेकर भी चर्चा है, और क्या हुआ होगा उसको अगर कोई बता सकता है तो वो ब्लैक बॉक्स है जिसको रिकवर किया गया है। आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्लैक बॉक्स जो हर विमान में होता है, जिसमें एक एक जानकारी होती है कि उस वक्त कॉकपिट के अंदर क्या चल रहा था, क्या बातचीत हो रही थी, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, या क्या उस आखिरी 4, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में हुआ होगा, वो सारी जानकारी इस ब्लैक बॉक्स के अंदर होगी। और इसीलिए इस ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था और वो मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स कैसा दिखता है उसकी तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखता ऐसा है, नाम में ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन ये सामान्य तौर पर ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। इसे ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लाइट के बारे में हर जानकारी होती है। ब्लैक बॉक्स एक ब्रिटिश फ्रेज है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल होता था। उस वक्त किसी सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ब्लैक बॉक्स में रखा जाता है। 1958 में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को पहली बार बनाया गया। 1967 से यह सभी बड़ी उड़ानों में अनिवार्य कर दिया गया। सीक्रेट जानकारियों के होने की वजह से इसका नाम भी ब्लैक बॉक्स पड़ा। ऐसा नहीं था कि ब्लैक था इसलिए ब्लैक बॉक्स पड़ा, लेकिन उसमें जानकारी सीक्रेट होती है इसलिए उसे ब्लैक बॉक्स रखा गया। और उसका रंग दरअसल ऑरेंज कलर का होता है। इसे दूर से देखा जा सकता है इसलिए क्योंकि इसका रंग ऑरेंज होता है और इसीलिए इसे ऑरेंज रखा गया। ब्लैक होता तो शायद हादसे के बाद ढूंढना और मुश्किल होता, लेकिन दूर से दिख जाए इसलिए इसे ऑरेंज कलर का रखा जाता है। क्रैश के बाद इसे खोजने में ज्यादा मुश्किल ना हो, यह भी वजह है कि इसे नारंगी रंग का रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है जिसे FDR कहते हैं, इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड होता है, और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। इसमें कॉकपिट साउंड रिकॉर्ड होता रहता है कि कॉकपिट के अंदर पायलट क्या बोल रहा है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में क्या हुआ होगा वो आवाज भी इसके अंदर रिकॉर्ड होगी। 88 पैरामीटर्स का डेटा प्रति सेकंड इसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है। इनमें प्रेशर, एल्टीट्यूड, एयर स्पीड, वर्टिकल एक्सेलरेशन, कंट्रोल कॉलम पोजीशन, कंट्रोल व्हील पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, स्टेबलाइजर, फ्यूल फ्लो जैसे तमाम पैरामीटर का डेटा इसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है। मतलब उस वक्त विमान के अंदर क्या चल रहा था आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। तकनीकी तौर पर उसमें विमान में क्या हो रहा था, तो कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई या नहीं हुई यह ब्लैक बॉक्स बता देगा। एक FDR में 25 घंटे की फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड हो सकता है। अच्छा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जब बात कर रहे हैं, इसमें क्रैश से पहले तक सभी ऑडियो रिकॉर्ड होंगे, पायलट्स के आपस की बातचीत भी रिकॉर्ड होगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो बातचीत हुई होगी वो भी रिकॉर्ड हुई होगी। तो इस लिहाज से अगर आप देखिएगा तो ये जो आपको ब्लैक बॉक्स एक कपड़े में जाता हुआ दिख रहा है, इसका मिलना यह संकेत देता है कि जो जांच होगी उसमें उस वक्त क्या हुआ होगा वो सामने आ जाएगा। और ये जांच होने में या इसके डेटा को रिकवर करने में, एनालाइज करने में करीब 10 से 15 दिन का वक्त लग जाता है। तो उतना वक्त तो लगेगा ही लगेगा, और उसको एनालाइज करने के बाद, जांच के बाद चीजें सामने आ पाएंगी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।